अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान और मैं हूं सिद्रा इकबाल। जिस तरह के हम देख सकते हैं कि मस्जिदों की जो रौनकें हैं वो कई गुना बढ़ने वाली हैं, बिकॉज़ आज से ही असर से ही कई लोगों ने एतकाफ़ का एहतमाम किया है। अल्लाह ताला उनकी इबादतों को, उनकी दुआओं को कबूल करे और उनके तवस्सुत से हमारी भी दुआओं को, बिकॉज़ कहा जाता है कि ये एक कोई शख्स अगर मोहल्ले में से एतकाफ़ में बैठ जाए तो वो तमाम लोगों का हक़ अदा कर देता है। तो यकीनन ये हमारे लिए बहुत ही सादत की बात है कि पाकिस्तान में इतने एहतमाम के साथ एतकाफ़ का लोग ख़याल रखते हैं, उसके लिए तैयारियां करते हैं। और ख़ुसूसन ये भी कि अब ईद उल फ़ितर हमसे तकरीबन कुछ 10 रोज़ दूर है, लेकिन उससे पहले आज बात करना चाहेंगे पहली ताक़रात की। 21वीं शब भी होगी और मुझे यकीन है कि आप सब भी दुआओं का, इबादतों का सिलसिला जारी रखेंगे। और जो हमारी थीम्स थ्रू आउट जिन मौज़ूआत को हम डिस्कस करते रहे हैं कि अपने आप को थोड़ा सा अपना मुहासबा करने का वक्त है, गौर व फ़िक्र करने का वक्त है, सब्र शुक्र का अपनी ज़िंदगी में दोबारा उसको ज़्यादा बढ़ाने का वक्त है। हमारी बहुत सारी थीम्स को आप पसंद कर रहे हैं, ख़ुसूसन जब हम इन ऐसे मौज़ूआत को लेके आते हैं जिसमें आपको ये नज़र आता है कि लोगों ने इन तमाम थीम्स को अपनी पर्सनल लाइफ में कैसे इन्फ्यूज़ किया है। हम अक्सर यहाँ पे बात करते हैं कम्युनिटी को या सोसाइटी को कुछ गिव बैक करने की, और उसमें हम ट्रेडिशनल तरीके तो जानते ही हैं, यानी किसी की इमदाद कर दीजिए, किसी का इलाज करवा दीजिए या फिर किसी को तालीम व तरबियत में उसकी कुछ हिस्सा आप डाल दें। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं। ख़ास तौर पे जब हम खेलते हैं, बच्चों को देखते हैं, छोटे बच्चों को, तो आप खेल खेल में उनको बहुत सारी बातें सिखा सकते हैं, ज़िंदगी की कुछ ख़ास गुर सिखा सकते हैं। एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना, जो टीम स्पिरिट होती है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे, हो सकता है हर दफ़ा जीत आपकी ना हो, जैसा आपने सोचा हो वैसे काम ना होते हों, लेकिन इसके बावजूद भी ज़िंदगी आगे बढ़ती रहती है। और एक मस्बत अंदाज में इस ट्रेनिंग के साथ हर हार से अगर आप कुछ जीत कर, कुछ सीख कर आगे बढ़ेंगे तो यकीनन जीत और फ़तह आपका मुकद्दर बनती है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आप स्पोर्ट्स के ज़रिए या खेल कूद के ज़रिए जीत सकते हैं। और ख़ास तौर पे यूँ भी कि जिन स्पोर्ट्स को आप एज ए टीम खेलते हैं उसमें दोस्ती का होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे कुछ ऐसे लोगों से जिन्होंने दोस्ती को एक नया मतलब दिया है। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें हम देख सकते हैं कि टॉलरेंस की, कोऑपरेशन की बात की गई है। और ये तमाम बातें, जिस तरह हम थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को बच्चों में कैसे उजागर करें। ख़ास तौर पे हो सकता है आपके और मेरे लिए तो शायद स्पोर्ट्स एक लग्जरी है कि हम टेलीविज़न स्क्रीन्स पे कुछ मैचेस देख लेते हैं। जिनको ज़रा ज़्यादा शौक़ होता है किसी महंगे क्लब में आप पार्टनरशिप या अपनी इन्वॉल्वमेंट करके वहाँ पे इन स्पोर्ट्स का शौक़ पूरा कर लेते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसे इलाके कराची के, ख़ास तौर पे जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी का बहुत बड़ा मसला हो, वहाँ पे बच्चे अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं? उनके लिए ना ऐसी सहूलियात हैं, ना पार्क्स हैं, ना क्लब्स हैं। और दूसरा ये भी कि उनके लिए शायद ज़िंदगी के दूसरे बड़े मसाइल, इतने बड़े सवालिया निशान हैं कि खेल कूद का उनको वक्त नहीं मिलता। एक तरह से आप इन बच्चों से उनका बचपन छीन लेते हैं, और ये जो खेल कूद के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका होता है, ये मौका भी आप उनसे छीन लेते हैं। एक ऐसा ही इनिशिएटिव दोस्ती, जिसके अंदर इसी जज्बे को उजागर किया गया। और ख़ास तौर पे हम ऐसे इलाकों की बात करेंगे जहाँ पे बच्चों के पास ये सहूलियात नहीं थी, वो शायद खेलने कूदने को बहुत अच्छा नहीं समझते थे, पढ़ने के लिए भी मुश्किलात थी, लेकिन दोस्ती के ज़रिए उनमें क्या फ़र्क आया ये हम बात करेंगे। और ये जो हमारा इनिशिएटिव है, दिस इज़ एक्चुअली इट कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ब्रिटिश काउंसिल पाकिस्तान। इससे कितने लोग मुफीद हो रहे हैं, किन किन इलाकों में किस तरह इसको इम्प्लीमेंट किया गया है, ये हम आपको बताएंगे। सबसे पहले मेरे मेहमानों का मैं इंट्रोडक्शन करती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं सायरा निज़ाम, जो कि कंसल्टेंट हैं इस यूथ एंड सोसाइटी प्रोजेक्ट इनिशिएटिव की एट द ब्रिटिश काउंसिल। बहुत बहुत शुक्रिया सायरा यहाँ पे मौजूद होने का। और हमने कहा कि हम प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, लेकिन जो बेनिफिशरीज़ होते हैं उनसे आपको मिलवा नहीं पाते, यानी जो बच्चे इससे डायरेक्टली मुस्तफ़ीद हो रहे हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज हमारे साथ हैं अरीबा यूसुफ और फ़ाहद हबीब। थैंक यू सो मच फ़ाहद एंड अरीबा फॉर बीइंग हियर विद अस। वैसे तो रोज़े में खेल कूद की बात करेंगे, अभी वैसे ही वो वाला वक्त आ रहा है जब ज़्यादा प्यास और ज़्यादा भूख का एहसास हो रहा होता है, लेकिन बच्चों के चेहरों को देख के मुझे ऐसा लगता है कि दे डेफिनेटली हैव द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले सायरा, टेल अस अ लिटिल अबाउट द दोस्ती इनिशिएटिव। इसके फ़वाइद, इसका विज़न हमें पता है, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और ये किसका ब्रेन चाइल्ड है? ऑलराइट, दोस्ती 2013 में हमने इनिशिएट किया और इसके पीछे सोच यही थी कि जो बच्चे कराची के हालात में इस वक्त पल बढ़ रहे हैं
वो 10 साल बाद 20 साल बाद किस तरह के इंडिविजुअल्स बनेंगे और उनकी ज़हनी हालत कैसी होगी, वो माशरे का कैसा हिस्सा होंगे, क्या वो प्रोडक्टिव सिटीजन्स होंगे या नहीं। और इसी सोच के साथ हमने ये सोचा कि स्पोर्ट्स जो है उससे बेहतरीन कोई ज़रिया नहीं हो सकता जिसमें हम बच्चों की ज़िंदगी में चेंज ला सकें जी। इसलिए कि स्पोर्ट्स वो चीज़ है जो हर किसी की समझ में आती है, उसकी कोई ख़ास ज़बान नहीं होती। किसी भी आप कम्युनिटी से हैं, किसी भी रिलीजन से हैं, जब आप इकट्ठे होते हैं, मिल के कुछ खेलते हैं तो आप 10 चीज़ें सीखते हैं उससे। और इसी सोच के साथ हमने उन इलाकों को टारगेट किया जहाँ पे बहुत ज़्यादा मल्टीपल कम्युनिटीज़ एक साथ रहती हैं और काफ़ी मसाइल हैं, फ़िज़िकल मसाइल भी हैं, लोगों के आपस में टॉलरेंस के मसाइल भी हैं। पूरे पाकिस्तान से लोग कराची आते हैं, एक दूसरे के साथ रहने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उस प्रोसेस में जो उनको मुश्किलें गुज़रती हैं उसमें वो एक दूसरे से थोड़े से शक व शुबे में रहते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते, डरते हैं, खाइफ रहते हैं, बच्चों को आपस में मिलने नहीं देते। तो वो दीवारें जो खड़ी हो जाती हैं उनको गिराने के लिए हमने यानी ये ना सिर्फ एक्सपोजर आप ये देखिए कि विद इन इनके अपने इलाकों में इनको ये मौका मिल रहा है, बल्कि साथ ही साथ दूसरे शहरों में जाने का। ये बड़ी एक हमारे लिए तकलीफ़देह बात होनी चाहिए, एक लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए कि बचपन में, अपने बचपन में मैं आपको बता सकती हूँ कि कभी हमने नहीं सोचा था कि जी क्वेटा जाना या पेशावर जाना आउट ऑफ बाउंड्स है, सिर्फ इसलिए कि वहाँ पे सिक्योरिटी के हालात ख़राब है। और आपको बड़ी मज़ेदार बात बताऊँ कि वहाँ के लोगों से अगर आप बात करेंगे तो वो कराची के बारे में यही सोचते हैं। तो ये जो आपस में हमारी एक तरह से तनाव की कैफियत है, इसको ख़त्म करने के लिए भी खेल एक बहुत अहम किरदार अदा कर सकती है। हमारे साथ जो फ़हद मौजूद है, आपको ये बताएंगे कि फ़हद यहाँ से सिलेक्ट होकर इस्लामाबाद गए, इस्लामाबाद से उनको कतर में फ़ुटबॉल मैच खेलने का भी मौका मिला, फिर उसके बाद हिज नेक्स्ट स्टॉप वाज ब्राज़ील। सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, क्योंकि इन्होंने कहा कि वहाँ पे जो फॉरेनर्स इनको मिले, जो नेपाल से, जॉर्डन से, कतर से वहाँ पे मौजूद थे, उनको इन्होंने सिंधी सकाफ़त के बारे में बहुत कुछ सिखाया, बल्कि सिंधी डांस भी करके दिखाया। सो ऑल दीज थिंग्स ब्रिंग डाउन द बैरियर्स। ये हम बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आपके और मेरे बचपन में कितनी दफ़ा ऐसे हालात गुजरे होंगे जब हमें खेलने से ये कहकर मना किया गया कि हालात ख़राब हैं। यानी अगर तो किसी को स्पोर्ट्स का शौक़ था और आपका कोचिंग सेंटर या आपका प्रैक्टिस एरिया आपके घर से बहुत दूर है, तो आपको यही कहा जाता था कि देखें जी हालात ख़राब हैं और लाना ले जाना एक मसला होगा तो मुमकिन नहीं है, और वो बहुत सारे खिलाड़ी शायद आगे बढ़ने से पहले रह गए। लेकिन सिर्फ प्रोफेशनल स्पोर्ट्स की यहाँ पे बात नहीं करेंगे, इस तरह का खेल कूद आपकी शख्सियत को निखारने में बहुत मदद देता है, आपकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हमारे साथ जो आज हमारे दो साथी यहाँ पे मौजूद हैं, दे यंग स्टूडेंट्स एंड एट द सेम टाइम दे ब्रिलियंट एथलीट्स, और ये मौका इनको सिर्फ इसलिए मिला बिकॉज दोस्ती इनिशिएटिव वॉज पुट इन टू एक्शन। हमारे साथ है फ़हद और अरीबा। फ़हद, आप बता रहे थे कि आप अपने सेंटर के यू द कैप्टन राइट ऑफ फुटबॉल, और हमने ब्रेक पे जाने से पहले लोगों को बताया कि आप इस्लामाबाद पहले जाने के लिए वहाँ पे प्रैक्टिस के लिए सिलेक्ट हुए, फिर कतर एंड देन ब्राज़ील। तो इस एक्सपीरियंस ने आपको कैसे बदला? जी, सबसे पहले ये मैं दोस्ती को ये सब कहना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ तक जो लाए वो दोस्ती प्रोजेक्ट ही हैं, क्योंकि ये सब प्रोग्राम दोस्ती ने मुझे पहले ही सिखाई थी कि हिम्मत ना हारना और हौसला अफजाई देना, अपने अंदर कॉन्फिडेंस डालना। तो इसी से पहले इंटरव्यू लिया गया हमारा कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है और आपके अंदर कितना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। तो देन सिलेक्शन हमारी हुई। पहला जो पड़ाव था, जैसे जब इस्लामाबाद जाना था और सिलेक्ट होना था, उससे पहले डर लग रहा था? बहुत डर लग, क्योंकि वहाँ पे 300 से अबव बच्चे थे, 300 अबव। तो मुझे तो यकीन नहीं हुआ कि मैं सिलेक्ट होऊंगा। तो मैंने कहा यार चलो देखते हैं, अल्लाह पाक मालिक है, जो होगा देखा जाएगा। सही। तो मैंने हिम्मत ना हारने की वजह से यहाँ तक आया। तो उसके बाद 30 बच्चे सेलेक्ट हो गए, उसमें मेरा नाम नॉमिनेट हुआ। उसके बाद फिर तीन बच्चे सेलेक्ट हुए, तो 2 को जाना था। तो मैं तो डर ही रहा था कि पता नहीं कौन हो पाएगा और कौन नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम आया, तो मैं बहुत खुश हुआ। उसके बाद हम इस्लामाबाद रवाना हुए
वहाँ पे 3 दिन स्टे किया और उसके बाद हम कतर रवाना हुए। कतर से लेजेंड्स से मिले और पहली दफ़ा मुल्क से बाहर जाने का इत्तेफाक हुआ? जी। कैसा था वो एक्सपीरियंस? वहाँ जाके कैसा महसूस किया? लोगों से मिले? कतर के बारे में तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता क्योंकि वहाँ की गर्मी, बहुत गर्मी थी वहाँ पे। तो हमारी गर्मी पीछे रह गई, कतर की गर्मी जीत गई। अरीबा, आप क्या कहेंगी? आपने दोस्ती प्रोजेक्ट के बाद फुटबॉल खेलना सीखा, उससे पहले आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट था? जी, तो सबसे पहले तो ये कि एक गर्ल के लिए इसमें आना ही बहुत मुश्किल बात होती है। उसकी कम्युनिटी के लोग, मतलब हर तरह की बातें होती है कि स्पोर्ट्स कैसे खेलोगी, क्या करोगी। ऊपर से आपने जो बताया कि आने जाने का मसला, या और गर्ल्स को ज़्यादातर कोई क्लब्स भी ज्वाइन करना नहीं दिया जाता, खासकर जो कम्युनिटीज़ वगैरह के मसले होते हैं। तो मैं पहले स्कूल की स्टेज तक ही खेलती थी क्रिकेट, और फुटबॉल में मुझे ऐसे कोई इंटरेस्ट नहीं था, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जब हमारे स्कूल में इंटर हाउसेस मैचेस हुए दोस्ती प्रोजेक्ट के हवाले से, और हमारे कोचेस जिन्होंने, मतलब जो दूसरी गर्ल्स को ट्रेनिंग दे रहे थे, उनको देख के फिर मुझे थोड़ा इंटरेस्ट हुआ कि फ़ुटबॉल भी कोई अच्छी चीज़ है खेलने में। व्हाट अ फैंटास्टिक इनिशिएटिव। जिस तरह इसका नाम है दोस्ती, इन यंग स्टूडेंट्स को ये मौका मिला कि ये मज़ीद दोस्त बनाएं और अपने जो टैलेंट्स हैं उसको उभार सकें थ्रू द स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स। ऑफ कोर्स एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा और कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं ज़ारा ज़ुबैरी बोल रही हूँ, कराची से। जी, क्या कहना चाहेंगी ज़ारा? मुझे एक तो आपके प्रोग्राम की बहुत ज़्यादा तारीफ करनी थी। बहुत अच्छे ट्रांसलेशन कर रही हैं आप, बहुत अच्छी नॉलेज मिल रही है मैं आपकी ट्रांसलेशन से। और मुफ्ती साहब अगर हैं, मुझे एक सवाल करना है एतिकाफ। जी मुफ्ती साहब 7 बजे के बाद आएंगे, लेकिन आप अपना सवाल दीजिए। आपका सवाल मैं ज़रूर पहुंचाऊंगी और अब आपको प्रोग्राम 8 बजे तक देखना पड़ेगा। जी, वो असल में मेरी आज सिस्टर जो छोटी बहन है वो एतिकाफ में बैठ चुकी है, मैं उन्हें बिठा कर आ रही हूँ। ठीक है। तो मुझे ये मालूम करना था कि अगर किसी हवाले से, जैसे कोई भी मसला अगर हो जाता है और उनके 1-2 रोजे छूट जाते हैं आखिर के, तो क्या उनका एतिकाफ रहेगा? और अगर वो रोजे छूट गए हैं तो क्या एतिकाफ वहीं खत्म कर देना चाहिए या फिर जारी रखना चाहिए? बहुत अहम सवाल है आपका। जी बिल्कुल, मैं समझ गई। वो रोजे बाद में मकसद रख सकती हैं। बिल्कुल सही। और मुझे आपसे कोई अच्छा सा गिफ्ट भी चाहिए। अच्छा सा गिफ्ट भी चाहिए बहन। आज सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ दुआएं हो सकती हैं। मेरी दुआएं आपके साथ हैं और बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। और हमारे इन यंगस्टर्स से मैं दोबारा बात करना चाहूँगी। तो अरीबा, व्हेन आपने कहा घर वालों को कि आप स्पोर्ट्स में आना चाहती हैं, खेलना चाहती हैं, तो सपोर्ट मिली थी घर से? जी, पेरेंट्स की तरफ से तो मुझे अभी भी फुल सपोर्ट है और इंशाल्लाह आगे भी रहेगी। तो पेरेंट्स की तरफ से ऐसे मुझे कोई मसला नहीं है। कोई मसला नहीं होगा। सारा, व्हेन यू मीट हमारे लिए तो बड़ा इंस्पायरिंग है, क्योंकि ख़ास तौर पे कराची के, वैसे तो कराची में हालात जब अप एंड डाउन होते हैं तो सभी उससे अफेक्टेड फील करते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे ऐसे इलाके जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का ज़्यादा मसला है, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा हैं, उरंगी, कुरंगी, बल्दिया, मारीपुर, लांडी, गोलीमार, यहाँ पर आपका प्रोग्राम चल रहा है, तो इसको इम्प्लीमेंट करने में मुश्किलात होती हैं? मुश्किलात काफ़ी होती हैं, लेकिन हमें सपोर्ट होती है हमारे डिलीवरी पार्टनर्स की, क्योंकि जहाँ पे भी हम कोई प्रोजेक्ट करते हैं वहाँ पे लोकल पार्टनर्स को अपने साथ लेके चलते हैं। सही। इसलिए कि उन पार्टनर्स की एक प्रेजेंस होती है इन एरियाज़ में और उन कम्युनिटीज़ का एक ट्रस्ट लेवल होता है इन पार्टनर्स के साथ। तो फिर यही पार्टनर्स जो हैं ये डिलीवर करते हैं। और सबसे अच्छी बात जो दोस्ती की है और इसकी सक्सेस भी है वो ये है कि पार्टनर्स जो हैं एक लोकल एडवाइजरी ग्रुप बनाते हैं जहाँ भी दोस्ती इम्प्लीमेंट होता है। उसके अंदर वो जितने भी इन्फ्लुएंशियल्स होते हैं इलाके के, वहाँ के बड़े होते हैं, रिलीजियस एल्डर्स होते हैं, वहाँ के टीचर्स और पेरेंट्स होते हैं, उनको ऑन बोर्ड लेते हैं और उन सब का एतमाद होता है, तो दोस्ती जो है बहुत अच्छी तरीके से उस इलाके में चल सकता है। यानी दोस्ती सिर्फ हम उम्र लोगों के साथ का नाम नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स जिनके हो सकता है नज़रियात थोड़े मुख्तलिफ हों, लेकिन बहरहाल वो एक ही कम्यूनिटी का हिस्सा हैं, उनमें भी दोस्ती का इतना मजबूत रिश्ता आप उसको कायम कर सकते हैं कि कोई भी अच्छे ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ना आपके लिए और आसान हो जाए। एक छोटा सा वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद वापस आएंगे और इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं दोस्ती इनिशिएटिव की टीम हमारे साथ मौजूद है। दैट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ ब्रिटिश काउंसिल पाकिस्तान। लेकिन अहम बात यह है कि इस इलाके में, जिस इलाके में भी ये लोग ऑपरेट करते हैं, ख़ास तौर पे कराची के 11 मुख्तलिफ़ इलाकों में दोस्ती प्रोजेक्ट और इनिशिएटिव इस वक्त काम कर रहा है और वहाँ के लोकल पार्टनर्स का ऑन बोर्ड होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ के जो एल्डर्स हैं, वहाँ के जो मुख्तलिफ़ इदारे हैं, उन्हीं में से लोगों को लेके आना। ख़ास बात इसकी ये है कि जो कॉन्फ्लिक्ट रिडन एरियाज़ होते हैं, जहाँ पे आप समझें कि गैंग वॉर्स होती हैं, हालात इतने अच्छे नहीं होते, साजगार नहीं होते, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा या तो प्रोटेक्टिव होते हैं बच्चों के मामले में और उनको घर से निकलने नहीं देते, या अगर वो बाहर जाते हैं तो कई बुरी आदतों में पड़ सकते हैं। वायलेंस हो सकता है, ड्रग्स हो सकते हैं, ऑल दीज ओनली बिकॉज दूसरा इनिशिएटिव या दूसरा कोई अल्टरनेटिव आपके पास मौजूद नहीं है। तो सारा, जब ऐसे इलाकों में आप बच्चों को रोकबत दिलाने की कोशिश करते हैं टूवर्ड स्पोर्ट्स, मुश्किल होता है, पेरेंट्स को कन्विंस करना मुश्किल होता है? सरप्राइजिंगली इतना मुश्किल नहीं होता। ओके। कई जगहों पे गर्ल्स के लिए थोड़े से प्रॉब्लम्स होते हैं, बट जब प्रोग्राम चलने लगता है और उसके बेनिफिट्स पेरेंट्स को नज़र आते हैं तो वो खुशी खुशी बच्चों को भेजते हैं। लेकिन एक सवाल जहन में आ रहा था कि कई जगह हो सकता है, नॉट ऑल ऑफ देम, बट कुछ लोगों के फाइनेंशियल हालात ऐसे ना हों कि वो इस तरह की बच्चों की को करिकुलर्स को सपोर्ट कर सकें। ख़ास तौर पे जैसे स्पोर्ट्स में यू नीड गियर, जूते, बाकी चीज़ें, फिर मैचेस में आना जाना। तो आप जो ये इनिशिएटिव के थ्रू ही इस तरह की चीज़ों को लुक आफ्टर करते हैं? जी बिल्कुल। सिर्फ रिक्वायरमेंट ये होती है कि बच्चा उस सेफ स्पेस पे आ जाए और आके और वो टीम का हिस्सा बने। सही। बाकी उसकी ट्रांसपोर्टेशन जो है, उसके किट वगैरह, वो सारा दोस्ती खुद प्रोवाइड करे। और इसकी आम तौर पे इन्वॉल्वमेंट कितनी होती है ना? जिस पर अभी ये 11 इलाकों में काम कर रहा है, तो कितने ऑफन आपके मैचेस होते हैं, किस किस्म की प्रैक्टिस स्केड्यूल्स होते हैं? ठीक है, बहुत फ्लेक्सिबल प्रोग्राम है। ये पार्टनर पे डिपेंड करता है, वो 3 टाइम्स अ वीक बच्चों को बुलाएं, वो डेली बुलाएं या वो 2 टाइम्स अ वीक बुलाएं। जैसे बच्चों की और पार्टनर की सहूलत होती है उस तरह से ये रन करता है। हमारे पार्टनर्स भी बहुत डाइवर्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं, लोकल NGOs भी हैं, फाउंडेशंस भी हैं, और हर इदारा जो है वो अपने तरीके से दोस्ती को रन करता है। तो उस लिहाज से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सब अपने कन्वीनियंस से इसको चलाते हैं। और आमतौर पे जो सबसे पॉपुलर स्पोर्ट है वो फुटबॉल है या इस वक्त हमारा फोकस फुटबॉल पे है। और लकीली जिन इलाकों में हम काम कर रहे हैं वहाँ पे बहुत पॉपुलर है फुटबॉल। एक इसकी मिसाल मैं आपको ये दूं कि लियारी में जब हमने इसको इनिशिएट किया तो बच्चे स्टार प्लस बहुत देखा करते थे उन घरों में, लेकिन फ़ुटबॉल आने के बाद ये हुआ कि बच्चों ने स्पोर्ट्स के चैनल्स देखना शुरू किए और पेरेंट्स बहुत हैरान हुए कि अब हमारे बच्चे जो हैं वो स्टार प्लस नहीं देखते। एक वाज़ेह तब्दीली आपकी ज़िंदगी में, आपके लाइफस्टाइल में आ सकती है। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं जी मुमताज़ बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं 2 दफ़ा गोल्ड मेडलिस्ट हुआ रेसलिंग में, ऑल पाकिस्तान खेलता रहा। मेरे अब ये 2 बच्चे आपके सामने बैठे हुए हैं जी। तो इन असल में ये है कि जब इंसान गेम का कुछ पीरियड होता है तो उसके बाद फिर इंसान पीछे ड्रॉप होता है। सही। तो उसको कोई कवरिंग नहीं मिलती, कोई फैसिलिटीज नहीं मिलती कि यानी कि वो आने वाले किसी और बच्चे को आगे लाए, क्योंकि दूसरे मुमालिक में अक्सर मैंने ऐसे देखा। सही। अगर मैं छोड़ देता हूँ, ये देखो ये बच्चे हैं, ये 2-4 साल तक, 5 साल तक, इसके बाद ये पीछे जो है ड्रॉप हो जाएंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इनको ऐसी कवरिंग मिले, ऐसी फैसिलिटी मिले कि आने वाले फिर ये किसी और को ये जो है बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। आपकी तकलीफ़ बिल्कुल बचा है कि कई दफ़ा हम खुद इस पे आई थिंक वी पार्टली गिल्टी, क्योंकि हम मीडिया का हिस्सा हैं। हमारा फोकस ऑन द नेगेटिव डेवलपमेंट ज़्यादा होता है, पॉजिटिविटी को कम स्पेस मिल पाती है। लेकिन हमारी कोशिश यही है, ख़ास तौर पे रौनक रमज़ान में हमें यह मौका मिला है कि हम अच्छी चीज़ों को भी उजागर करें। तो हमारे साथ मौजूद हैं फ़ाहद और अरीबा, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव का हिस्सा हैं। इस इनिशिएटिव के थ्रू इनको खेलने का, अपनी मर्ज़ी के स्पोर्ट को परसू करने का मौका मिला है। एक दफ़ा फिर फ़हद आपके पास आना चाहूँगी, अपने आप में तुमने क्या तब्दीली देखी जब से तुम दोस्ती के प्रोजेक्ट में, इनिशिएटिव में हिस्सा ले रहे हो, मैचेस खेल रहे हो, ट्रैवलिंग भी हो रही है, अपने आप में वाज़ेह तब्दीली क्या देखी? जी, मैं घर में ज़्यादातर रहता था, तो दोस्ती के बाद ज़्यादातर टूर्नामेंट चलते थे, तो घर बैठे बैठे बोर होता था। तो अम्मी अब्बू भी कहते थे कि यार कुछ अच्छा करो। हाँ कुछ अच्छा करो, जाओ खेलो। तो उस वक्त तो
बातें बुरी लगती थी अम्मी अब्बू की, तो रोज़ रोज़ मैं खेलता था, ट्रॉफियाँ भी बहुत थी, मैं कप्तान भी था टीम का। तो अम्मी अब्बू भी कुछ सोचने लगे कि यार ये कुछ करेगा सही अपने लिए और हमारे नाम के लिए रोशन करेगा। लेकिन अब देखो, अगर दोस्ती प्रोजेक्ट नहीं होता, ये मैचेस आप नहीं कर रहे होते, ये ट्रैवलिंग आपकी नहीं होती, तो किस किस्म के प्रेशर्स होते हैं? यानी दोस्त हैं तो बाकी चीज़ों का अगर नाम ना भी लिया जाए, कोई सिगरेट, पान, गुटखा, ये सब तो खा रहे होते हैं, तो अब एज अ स्पोर्ट्समैन तुम ये सब नहीं कर सकते। लेकिन प्रेशर शुरू में फील होता था कि सब दोस्त कर रहे हैं? जी, अभी भी बहुत से दोस्त हैं ये कर रहे थे। तो स्पोर्ट्स जब हमारे इलाके में दोस्ती प्रोजेक्ट जब आया, तो ऐसे प्रोग्राम होते रहे यूथ वर्कर्स के, तो वो आते थे, देखते थे, तो मैं भी उनके साथ बैठता था। कि ये नहीं कि ज़रूरी मैं उनके साथ बैठता था वो चीज़ें करता था, नहीं, उनके साथ बैठता था, उनको समझाता था कि भाई हमारी लाइफ देखें और आप अपनी लाइफ देखें, कितनी बड़ी चेंजिंग है। कोई आपसे कन्विंस होके आपके साथ बहुत अंडर 12 के बच्चे हमारे पास पहले नहीं थे, लेकिन अब अंडर 12 के बच्चे भी आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। हमारे इलाके में बहुत से ऐसे भी वालिदैन हैं कि स्पोर्ट्स को वैल्यू नहीं देते, कि फ्यूचर नहीं है हमारे बच्चों का आगे, फलाना है, फलाना इंटरनेशनल प्लेयर था, फलाना इंटरनेशनल प्लेयर था, वो कहाँ गए? पाकिस्तान में स्पोर्ट्स की वैल्यू ही नहीं है, लेकिन वो नहीं जानते कि स्पोर्ट्स हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आप इसको प्रोफेशनली खेलना चाहोगे या आपको लगता है कि चलें ये जब तक चल रहा है लेकिन साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे हो? मेरी ख्वाहिश तो यही है कि इसको मैं प्रोफेशनली तक लेकर जाऊं, लेकिन बस अल्लाह मालिक है, लेट्स सी हाउ दैट गोज़ ऑन। अरीबा, आप क्या कहोगी स्पोर्ट्स से और दोस्ती प्रोजेक्ट में इस तरह इनिशिएटिव का पार्ट बनकर आप में क्या फ़र्क आया? पहले ये कि जैसे कि फ़हद ने कहा कि इस घर में रहते थे सिर्फ सिबलिंग से बात या सिर्फ पेरेंट्स के बात, तो जो कोई अगर नया बंदा सामने आता था तो उससे ठीक तरीके से बात तक नहीं कर पाते थे। सही। मतलब वो डर अंदर होता था कि सामने वाला पता नहीं क्या कहेगा। तो सबसे बड़ा चेंज तो ये कि आप कॉन्फिडेंटली स्टैंड कर सको। उसके बाद ये कि एक दूसरे की बात सुन सको। हमारे जो सेशंस होते थे आइडेंटिटी, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस पर, उन सब सेशंस को करके टीम वर्क करना है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि आपको सिर्फ अपनी बात को तरजीह देनी है या सिर्फ आप अपनी बात करोगे, दूसरों की बात नहीं सुनोगे। सही। तो टीम वर्क बहुत ज़्यादा सीखा है। इसके अलावा कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा बिल्ड है। अच्छा, अगर किसी बात पे अब गुस्सा आए, यानी टीम में साथ बैठी हुई हो और कोई आगे से बिल्कुल ही गलत बात कर दे और तुम समझाने की भी कोशिश कर रही हो लेकिन नहीं कर पा रही हो, तो टेम्पर लूज़ करती हो? कभी गुस्से से आपस से बाहर होती हो? अब तो बहुत प्रैक्टिस हो गई है, इतना टेम्पर लूज़ नहीं होता, लेकिन शुरू में थोड़ा सा होता था कि वो मेरी बात सुन क्यों नहीं रहा जब मैं ठीक बोल रही हूँ टीम वर्क में, डायलॉग सेशंस के दौरान। लेकिन अब तो ये होता है कि कन्विंस कर लेते अपनी बातों से, अपने डायलॉग से। अच्छा, ये मैंने ख़ास तौर पे हमारे व्यूअर्स के लिए किया है, क्योंकि जो लोग समझते हैं कि बच्चे जी खेल रहे हैं अगर तो वक्त ज़ाया कर रहे हैं, ये बहुत सारी यूज़ हैं जिसके बारे में आप और मैं सिर्फ उनको लेक्चर दे सकते हैं, लेकिन ये बच्चे जब प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करते हैं, जब मैचेस खेलते हैं, टीम्स के साथ काम करते हैं, कोचेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कंपीटिंग टीम्स के साथ जब मैच हो रहा होता है इनका, तो इसमें ये बहुत सारे ज़िंदगी के गुर सीखते हैं जो कि बहुत अहम है। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका प्रोग्राम देख रही हूँ, बहुत अच्छी ट्रांसमिशन जा रही है आपकी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। कहाँ से बात कर रही हैं? मैं महविश बात कर रही हूँ राजनपुर से। बहुत बहुत शुक्रिया महविश कॉल करने का। आज आपने देखा हमारे साथ दोस्ती इनिशिएटिव से लोग आए हुए हैं, ये यंग स्टूडेंट्स आए हुए हैं और ये स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव हैं। आपको स्पोर्ट्स का शौक है? जी हाँ, मुझे स्पोर्ट्स का बहुत शौक है। मैं क्रिकेट बड़े शौक से खेलती हूँ। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है। और आपके हाँ जी बताइए। मैं अरीबा को देख रही थी और वो भी स्पोर्ट्स लवर है, इसलिए मैं उनको भी लाइक करती हूँ और वेल डन कहना चाहूँगी उन्हें। आपकी इनकरेजमेंट की बहुत ज़रूरत है इनको। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन और अपने ये व्यूज़ को शेयर करने के लिए। इतनी ज़बरदस्त कॉल्स आ रही हैं आप दोनों के लिए। बाद यही सवाल जाने से पहले तुमसे भी करूँगी कि यू आर लीडिंग योर टीम, कैप्टन हो उसके, तो जब आपस में लड़ पड़ते हैं लोग तो किस तरह रिजॉल्व करते हो? यू आर अ लीडर, हमारे तो बड़े सारे लीडर भी तुमसे शायद सीख ही लेंगे अभी ये टीवी पे देख के। तो सबसे पहले मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि उससे पहले, दोस्ती से पहले तो मैं बहुत गुस्सा करता था। 2-3 मरतबा तो मैं फील्ड से बाहर भी जाता था, लेकिन दोस्ती के बाद नरमी और इज़्ज़त के साथ पेश आना और खिलाड़ियों से और अपने भी नहीं जो अगेंस्ट हैं उनके साथ भी। एक मरतबा हमारे जो अगेंस्ट टीम था आपस में लड़ पड़े,
तो हम लोगों ने दोस्ती के तहत आपने जाके दोस्ती कराई उनकी। जी बिल्कुल सही, डायलॉग के जरिए। थैंक यू सो मच फॉर दैट फहद। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात इनके कोच से भी करवाएंगे। बहुत मुश्किल होता है इस तरह के पीयर प्रेशर्स इर्द गिर्द अगर आपके हों और उसमें से बच्चों को रीप करना, निकालना, एक अच्छी राह की तरफ लेके जाना, ये किस तरह मुमकिन होता है, इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान। यहाँ हम बात कर रहे हैं दोस्ती के हवाले से। मेरे ख्याल में सबसे मोहतरम और सबसे मीठे तरीन रिश्तों में शामिल है दोस्ती, क्योंकि बाकी हर जगह तो हम कहते हैं कि अदब का भी रिश्ता है, अल्लाह ताला भी हमें रिश्तों से नवाजता है, लेकिन सबसे अहम ये होता है कि जब हम ख़ुद किसी को दोस्त बनाएं। आजकल जैसे कि बात की जा रही है एतकाफ़ के हवाले से भी, तो हम अल्लाह ताला से दोस्ती अगर करना चाहते हैं तो इबादतों में ज़्यादा से ज़्यादा लुत्फ़ हमें आना चाहिए। बहरहाल यहाँ पे हम बात खेल कूद की, स्पोर्ट्स की कर रहे थे। हमारे साथ मौजूद हैं शौकत साहब भी, जो कि कोच हैं दोस्ती टीम्स के। इनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शौकत साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। हम ब्रेक्स पे जाने से पहले लोगों को यही बता रहे थे कि बड़ा मुश्किल होता है, बड़े मुश्किल हालात में ये बच्चे वहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हर तरह का पीयर प्रेशर है। तो जब आप सबसे पहले इनको स्पोर्ट्स में आने की दावत देते हैं तो क्या रवैया आप इनका पाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली कैसे आती है इनके अंदर? हाँ, चूँकि यानी 2013 से पहले भी मैं ट्रेनिंग वगैरह किया करता था, तो दूसरी प्रोजेक्ट के आने के बाद हमें बहुत यानी ट्रेनिंग कराए गए हैं, फिर हमें बहुत हौसला मिला। हम इस फील्ड को तो यही समझ रहे थे कि यार इजी फील्ड है, तो बच्चों के पास जाना है और उनको वहाँ से निकालना है। मगर दूसरी प्रोजेक्ट ने जो हमारी ट्रेनिंग हमें कराई तो उससे हमें बहुत मदद मिली। ख़ास तौर पर जो हम उन एरिया में रहते हैं तो वहाँ पर आपको पता है कि घर से निकलते ही जराइम हमारे सामने हमें नज़र आती है, तो इन एरिया में बच्चों को निकालना और स्पोर्ट की तरफ राग़िब करना तो एक बहुत बड़ी मुश्किल बात है। मगर फिर भी हमने इस काम को यानी अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी प्रोजेक्ट के ज़रिए हम करा रहे हैं और बच्चों को उनके घरों से निकालना फिर यहाँ लाना। अमूमन अभी बकुल मिस सायरा ने भी यही कहा कि कराची के हालात कभी कभार ख़राब भी होते हैं, तो हम बड़े परेशान होते हैं कि अब क्या करें। तो ये सिचुएशन हमारे पास भी होते हैं। जब बच्चों को हम घर से निकालते हैं तो उनकी पेरेंट्स हमें ही फ़ोन करते हैं, पूछते हैं कि हमारे बच्चे कहाँ हैं, यानी आपकी एक तरह से जिम्मेदारी दुगनी हो जाती है कि जब आप उनको लेके जाते हैं, उनकी देखभाल करना, हालात ख़राब ना हो। सारा, आप क्या कहेंगी, इरादा है इसको मज़ीद इलाकों में, मज़ीद शहरों में एक्सपैंड करने का? बिल्कुल, कराची में भी इसको एक्सपैंड करने का इरादा है और पाकिस्तान में भी। फिर हम ये भी चाहते हैं कि हम लीग सिस्टम इंट्रोड्यूस करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ुटबॉल खेलने का मौका मिले और वो प्रोफेशनल लेवल पे भी खेल सकें। सही। इसके अलावा हमने इस साल में रीजन में भी एक्सपैंड किया है और हमने अफ़गानिस्तान, श्रीलंका और इंडिया में दोस्ती इंट्रोड्यूस किया है, जहाँ पे बहुत सक्सेसफुली ये इस वक्त इम्प्लीमेंट हो रहा है। सारा, अगर आपसे एक बिल्कुल चलते चलते ये सवाल पूछूं कि इस वक्त कराची शहर में कितने बच्चे इस प्रोजेक्ट के थ्रू मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब हो रहे हैं, तो कोई नंबर अगर आप अब तक 12,000 बच्चे, 12,000 बच्चियाँ जो हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। सो वी विश देम ऑल द बेस्ट ऑफ लक। हमारे साथ फहद थे, अरीबा थी, शौकत साहब थे, सायरा थी, एंड दे आर डूइंग सम वंडरफुल थिंग्स आउट देयर। कराची के ऐसे इलाकों में जहाँ हालात बहुत ख़तरनाक भी हैं, जहाँ पे मेरे ख़्याल में अगर दोस्ती ना पहुँचे तो वहाँ पे जराइम तो होते ही हैं और इन बच्चों को बहुत यंग एज से अपनी तरफ राग़िब कर सकते हैं, लेकिन ये एक हेल्दी अल्टरनेटिव के तौर पे इनके सामने है। इसको सपोर्ट कीजिए। इफ़ यू वांट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, आई थिंक ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा अगर आप इसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त बढ़ेंगे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। सवालात मेरे पास ऑलरेडी आने लगे हैं। एतकाफ़ ही हमारा आज का मौजू भी होगा और अल्हम्दुलिल्लाह आज रमज़ानुल मुबारक की पहली ताक़रात भी होगी, आखिरी अशरे की, तो उसके हवाले से भी बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान, मैं हूं सिद्रा इकबाल और कई आपके सवालात ऑलरेडी हमारे पास पहुंच रहे थे। आज का जैसा कि हमारा मौजू है एतिकाफ़ के हवाले से, कल भी हमने यही जिक्र किया था कि अल्लाह पाक ने प्रॉमिस किया है, जिस तरह के हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि जिस शख्स ने रमज़ान में 10 दिन के एतिकाफ़ का एहतमाम किया उसको 2 उम्रे और 2 हज का सवाब मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है हमारे लिए, हम गुनहगार लोगों के लिए, और ख़ास तौर पे इसलिए भी क्योंकि इन रात के इस अशरे में, इन 10 रातों में हम वो रात जो बहुत ही अफजल है उसको भी तलाश करने की कोशिश करते हैं। ख़ास तौर पे आज बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी एतिकाफ़ में वो बैठ चुके हैं और जो सवालात हमारे पास आए हैं वो ख़ास तौर पे ख़वातीन के एतिकाफ़ के हवाले से हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती शाहिद मदनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने का। मुफ्ती साहब, सवालात जो आए हैं अभी तक वो ख़वातीन के एतिकाफ़ के हवाले से हैं कि जो ख़वातीन आज से एतिकाफ़ का एहतमाम करें, अगर चंद रोज़ के बाद वो रोज़ा नहीं रख पाती तो क्या इसका किस तरह असरअंदाज होगा ये एतिकाफ़ पे? क्या एतिकाफ़ उस पर ख़त्म हो जाएगा, रोज़े फिर वो आगे कंटिन्यू करें? लेकिन ये मेरे ख़्याल में तवील इसका जवाब होगा, इसको ज़रा मज़ीद डिटेल में तफसील में आप देंगे। तो उससे पहले एक ब्रेक ले लेते हैं क्योंकि लाहौर में अज़ान मग़रिब का वक्त थोड़ी ही देर में होने वाला है। उसके बाद वापस आएँगे और इस सवाल का जवाब लेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान और ब्रेक पे जाने से पहले जो सवाल को हम यहाँ छोड़े गए थे उसी को आगे लेके चलते हैं। हमारे साथ अब प्रोग्राम में शामिल हैं अल्लामा हुसैन मसूदी साहब भी। मुफ्ती साहब, अगर पहले मैं आपका जवाब इस हवाले से ले लूँ, ख़वातीन के एतिकाफ़ के हवाले से सवाल था कि जी ख़वातीन अगर आज एतिकाफ़ का एहतमाम करती हैं और चंद रोज़ के बाद अगर वो रोज़े नहीं रख पाती तो क्या किस तरह ये असरअंदाज होगा एतिकाफ़ पे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एतिकाफ़ की 3 किस्में हैं, सुन्नत एतिकाफ़, वाजिबी एतिकाफ़ और नफली एतिकाफ़। वाजिबी एतिकाफ़ तो ये होता है कि कोई मन्नत माने कि अगर मेरा फ़लाँ काम हो गया तो मुझे अल्लाह ताला के लिए एतिकाफ़ करना है। सुन्नत एतिकाफ़ माह रमज़ानुल मुबारक के आखिरी 10 दिनों का एतिकाफ़ है और नफली एतिकाफ़ कभी भी किया जा सकता है। अब ये उसूल याद रखिए कि सुन्नत एतिकाफ़ और वाजिब एतिकाफ़ के लिए रोज़ा शर्त है। जैसे ही रोज़ा टूटेगा एतिकाफ़ खुद टूट जाएगा। लिहाजा अगर किसी भी सबब से, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, उनका रोज़ा टूट गया तो उनका एतिकाफ़ भी टूट जाएगा। जैसा कि ख़वातीन का मामला है कि उसमें उनका रोज़ा टूट जाता है तो एतिकाफ़ भी ख़त्म हो जाएगा। बाद में एक रोज़े के साथ उस एक एतिकाफ़ की क़ज़ा की जाएगी, लेकिन इसमें चूँकि अपना इरादा शामिल नहीं है तो इस पर कोई गुनाह नहीं है। तो ये उसूल ज़हन नशीन रहना चाहिए कि सुन्नत एतिकाफ़ हो और वाजिबी, जिसे हम मन्नत का एतिकाफ़ कहते हैं, कि अगर कोई ये मन्नत कर लेता है कि अगर मेरा फ़लाँ काम हो गया तो मेरा अल्लाह की रज़ा के लिए एक दिन एतिकाफ़ करना है, तो फिर वो एतिकाफ़ रोज़े के साथ होता है। नफली एतिकाफ़ में रोज़े की हाजत नहीं होती, तो इसमें अगर रोज़ा टूटता है तो एतिकाफ़ अज़ खुद टूट जाएगा, उस पर कोई गुनाह नहीं होगा। सही। अल्लामा साहब, अगर आप इसमें कुछ और मज़ीद एडिशन करना चाहते हैं? एतिकाफ़ के लिए यकीनन एक बहुत बड़ी इबादत है और इंसान जो एतिकाफ़ करता है उसके लिए बस इतना कहा जाएगा कि अपने गुनाहों को अगर माफ़ कराना है, ज़िंदगी भर के गुनाहों को, तो फिर एतिकाफ़ करो। और एतिकाफ़ में अलबत्ता फ़िक़्ह जाफ़रिया के हवाले से थोड़ा सा बहुत मामूली सा फ़र्क है, कोई ख़ास नहीं। बात वही है कि 10 दिन का एतिकाफ़ हो तो किया जा सकता है, लेकिन अक़ल्ल मुद्दत, कम अज़ कम एतिकाफ़ की मुद्दत 3 दिन की है। सुन्नत एतिकाफ़ जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी ने वो हर साल 20 रमज़ान से और 30 तक का करते थे। अगर कभी रहा भी है किसी वजह से तो उसकी फिर क़ज़ा बजलाए कि वो फिर और दूसरे अय्यामों में उन्होंने अंजाम दे लिया। लेकिन मेन बात यह है कि एतिकाफ़ के लिए रोज़ा शर्त है फ़िक़्ह जाफ़रिया। जो एतिकाफ़ नफली है उसके लिए वो एतिकाफ़ हमारे यहाँ शुमार नहीं होता, बल्कि वो क़याम मस्जिद कहलाएगा कि घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए अगर आप रहना चाह रहे हैं तो जहाँ रह सकते हैं मस्जिद में। मगर एतिकाफ़ की गरज़ है तो फिर कम से कम आपको 3 दिन मस्जिद में रहने का इरादा करना पड़ेगा, चाहे वो माह रमज़ानुल मुबारक हो, कि रजब हो, कि शाबान हो, अय्याम कोई भी हो।
साल भर एतिकाफ़ किया जा सकता है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। मुस्तहब तरीन फ़जीलत वाला एतिकाफ़ वही है जो आखिरी अशरे रमज़ानुल मुबारक है। लामा साहब, मुफ्ती साहब, यहाँ पे एक जैसे आपने खुद ही इशारा फरमाया कि जो नफली एतिकाफ़ है के हवाले से हम बता दें कि हाँ, अहले तशी में यानी फ़िक़्ह जाफ़रिया में ख़वातीन के लिए भी मस्जिद का एतिकाफ़ सही है, बशर्ते कि वो एतिकाफ़ की शराइत को पूरी कर सकते हैं, यानी 3 दिन कम अज़ कम मस्जिद में क़याम। यानी घर का कोई ऐसा कोना जहाँ पे वो एतिकाफ़ में बैठना चाहे, इबादत हो सकती है, एतिकाफ़ का इतलाक़ नहीं होगा। एतिकाफ़ मस्जिद में ही है, बल्कि खाने काबा में है, मस्जिद नबवी में है, बैतुल मुक़द्दस में है, मस्जिद कूफा में है, या शहर की जामे मस्जिद में है। लेकिन आजकल तो खैर हर जगह हो रहा है, अच्छी बात है, मस्जिदें आबाद हो रही हैं, होना चाहिए। बिल्कुल सही। लेकिन अभी जो मैं आपसे सवाल करना चाहती थी कि नफली एतिकाफ़ अगर किसी ने उसकी नीयत की हो, उसकी मन्नत मानी हो, तो उसको भी बैठने का वक्त यही असर के वक्त से आप शुरुआत लेंगे, या जिस तरह आपने कहा कि रोज़े की हालत में होना चाहिए तो फजर के बाद से उसको हम समझेंगे? थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन बस फ़िक़्ह जाफ़रिया के लिहाज से यह है कि अज़ान फ़जर से, अहले अहनाफ के यहाँ आज रात जैसे मगरिब से शुरू करेंगे। फ़िक़्ह जाफ़रिया में यह है कि अगर कल का आपको एतिकाफ़ करना है तो कल फजर से 1 दिन, 2 दिन और तीसरे दिन मगरिब तक। सही। लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है, वो सब बता देंगे इंशाअल्लाह। देखिए, हमारे यहाँ एतिकाफ़ करने में सबसे अफजल जो एतिकाफ़ है वो मस्जिदुल हराम शरीफ है, मक्कातुल मुकर्रमा। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो सबसे अफजल है वो है मस्जिद नबवी शरीफ, मदीनतुल मुनव्वरा। तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा जो सवाब है वो मस्जिद अक्सा, क़िबला अव्वल जो हमारा है वहाँ पर है। और फिर उसके बाद मर्दों के लिए जामा मस्जिद, और ख़वातीन में जो हमारे यहाँ एतिकाफ़ होता है वो होता है मस्जिद बैत। बैत कहते हैं घर को, घर की मस्जिद, जैसा कि आपने जिक्र किया कि घर के किसी एक हिस्से को मस्जिद करार दे दिया जाए कि उसका नज़ाफ़त का, सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखा जाए, तो वहाँ पर एतिकाफ़ में बैठ सकते हैं। जहाँ तक एतिकाफ़ नफली है तो उस नफली में तो हमारे यहाँ मगरिब में बैठना कोई ज़रूरी नहीं है। आप 2 घंटे के लिए भी मस्जिद में जाते हैं तो नवैतु सुन्नतल एतिकाफ़, आप नफली एतिकाफ़ की नीयत कर सकते हैं। लेकिन जो वाजिबी मन्नत का एतिकाफ़ है या जो सुन्नत मुअक्कदा का एतिकाफ़ किसी वजह से टूट गया और उसकी क़ज़ा करनी है, तो उसमें इसी तरह जिस तरह आज मगरिब से पहले मस्जिद में मौजूद हैं, तो जब क़ज़ा करनी होगी तब भी आप मगरिब से पहले मस्जिद में मौजूद हों, फिर सुबह रोज़ा रखें और अगले दिन मगरिब तक आप मस्जिद में मौजूद रहें, तो उस एक एतिकाफ़ की आपकी क़ज़ा हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, अल्लामा साहब। इसी मौजू को हम आगे लेके चलेंगे, लेकिन इस वक्त कराची में भी थोड़ी ही देर में अज़ान मगरिब का वक्त हुआ चाहता है। उसके बाद वापस आएंगे और इस सेगमेंट को कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिए। एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान, और कराची में भी अज़ान मग़रिब के बाद ये कह सकते हैं हम कि आखिरी अशरा जो शुरू हुआ है, ये दोज़ख की आग से निजात का अशरा अब अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुका है। कई लोग ये भी कहते हैं कि जी ये बड़ा अहम टाइम होता है, बिकॉज़ हम सुबह भी यही बात कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा पीक जज्बात होते हैं, हमारे तैयारियां होती हैं जब रमज़ान की शुरुआत होती है। लेकिन जैसे ही निस्फ़ रमज़ान तक हम पहुंचते हैं, हम देखते हैं कि कई लोग फ़िज़िकली काफ़ी टायर्ड फ़ील करने लगते हैं। बट दिस इज़ डेफिनेटली अ टाइम व्हेन यू कैन मेक द मोस्ट ऑफ दिस। और ख़ास तौर पे हम ये देखते हैं कि किसी ने आज मुझे फॉरवर्ड किया कि इमाम काबा ने कुछ बड़ी प्रैक्टिकल एडवाइस लोगों को कही कि अब अगले 10 रोज़ जब आप और मैं तलाश करेंगे इंशाअल्लाह ताला लैलतुल क़द्र की, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। यानी कोशिश करें कि हर रोज़ अपने हाथ से कुछ खैरात या सदका दें। तो अगर अल्हम्दुलिल्लाह आपके और मेरे नसीब में हुआ और वो रात अगर वाकई शब कदर की रात हुई, तो आपको इतना सवाब मिलेगा जैसे आपने 84 साल किसी को आप सदका देते रहे हो, खैरात देते रहे हो, लोगों की इमदाद करते रहे हो। इसी तरह मेरे ख़्याल में नमाज के कायम करने के हवाले से भी कहा गया कि अगर कुछ नहीं तो आप 2 रकात नफल अगर हर रोज़ अदा कर लें या 3 दफ़ा सूरह इखलास भी पढ़ लें, तो दैट कैन रियली काउंट एज अ लॉट। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम में से बहुत लोगों को अल्लाह ताला ये तौफीक देता है, जिस तरह कि आज भी हमने देखा कि मुल्क भर में लोगों ने एतिकाफ़ का एहतमाम किया है। उसके हवाले से भी सवालात हैं, ताक रात हो, शब कदर के हवाले से आपके सवालात हो, हमें कॉल करके ज़रूर पूछिए। उलमाए-ए-दीन हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, ख़ास तौर पर यहाँ जो ताक रातों का जिक्र किया जाता है जिसमें लोग अब शब कदर की तलाश करेंगे,
क्या आप कहेंगे कुछ किताबें वज़ाइफ अगर देखे जाते हैं तो बतदरीज प्रोग्रेसिवली अमलियात या नवाफिल बढ़ते चले जाते हैं, यानी कुछ लोग कहते हैं 21 को कम, फिर उससे ज़्यादा 23 को, फिर 25 को, फिर 27, ऐसी कोई रिवायत हमें मिलती है या ये लोग अपनी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इबादत करें? ये अपनी आदतों के मुताबिक है। हमें सिर्फ इतना मिलता है कि कुरान में फरमाया लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि शब क़द्र बेहतर है 1000 महीनों से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम शब क़द्र को माह रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। तो अब हर ताक रात में से कोई एक रात जो है वो शब क़द्र हो सकती है और उसकी बहुत सारी निशानियां हैं, बहुत सारी अलामात हैं कि जिनसे उसे जाना जाता है। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि हम हर रात को शब क़द्र समझ कर इबादत करें। कोई रात शब क़द्र है और हमने इबादत में ना गुजारी तो वो हमारे लिए क़द्र वाली नहीं है, और कोई रात शब क़द्र नहीं है लेकिन हमने अपने रब के क़ुर्ब को पा लिया तो वो हमारे हक़ में क़द्र वाली ही रात है। तो इसलिए ये जो हमारे यहाँ एतिकाफ़ किया जाता है, एतिकाफ़ का एक मकसद ये भी है कि शब क़द्र को तलाश किया जाए, और शब क़द्र में जो इबादत करना है वो 1000 महीनों की इबादत से अफजल इसलिए है कि हमारी उम्रें कम हैं। पिछली उम्मतों की उम्रें ज़्यादा थी और वो ज़्यादा इबादत किया करते थे। एक तफसीली वाक़या है कि हज़रत शमऊन ने 1000 महीने तक इस तरह इबादत की कि दिन में क़याम किया, दिन में जिहाद किया करते थे, रात में क़याम किया करते थे और रोज़े से भी होते थे। तो सहाबा इकराम आबदीदा हो गए, या रसूलल्लाह हमारी तो उम्रें छोटी हैं, 60-70 साल की उम्र में इंतकाल हो जाता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थोड़े से रंजीदा हुए कि मेरी उम्मत की उम्रें कम हैं। पहले लोगों की 400-400 साल और 500-500 साल उम्रें हुआ करती थी। तो जिब्रील अमीन ये वही लेकर उतरे कि महबूब आप रंजीदा ना हों, सवाब हमने देना है। उन्होंने 1000 महीने तक इबादत की तो उन्हें 1000 महीने की इबादत का सवाब दिया, लेकिन आपकी उम्मत को हम हर साल एक रात दे रहे हैं, सवाब चूँकि हमने देना है तो उस एक रात में जो इबादत करेगा हम उसके सवाब को 1000 महीनों की इबादत के सवाब से भी बढ़ा देंगे। तो इसलिए हमें ज़ौक़ व शौक़ के साथ शब क़द्र को तलाश करना चाहिए। जहाँ तक मामूलात हैं, तरावी पढ़ें, उसके बाद कुछ वक्त गुजार कर सलात व तस्बीह पढ़ें, उसके बाद तिलावत कुरान करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दुरूद पाक पढ़ें और थोड़ी देर के लिए बैठकर अल्लाह का जिक्र कर लें। इस तरह पूरी रात इबादत में नॉर्मल तरीक़ाकार से। बाज़ लोगों को देखा है कि बहुत ज़्यादा सर पे सवार कर लेते हैं और फिर वो एक दिन तो इबादत करते हैं, बाद वाले दिनों में वो ख्वाब इस्तिराहत के मज़े लूट रहे होते हैं। तो कोशिश करें कि इस तरीक़ाकार से मैनेज करें कि आप तरतीब के एतबार से इबादत करें और ज़ौक़ व शौक़ से उस रात को बसर करने में कामयाब हो जाएँ। बिल्कुल। अल्लामा साहब, इसी में आप कुछ एडिशन करना चाहें, ख़ास तौर पे जिस तरह लोग पूछते हैं कि अलामात होती हैं, यानी हर ताक रात पे या आखिरी अशरे की हर रात पे तो लोग इबादत करें, लेकिन वो क्या ख़ास अलामात होती हैं जिससे ये गुमान हो कि शायद हमने शब क़द्र को पा लिया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज चूँकि एक ख़ास और निस्बत भी है और यह आखिरी अशरा भी है, तो हम इसी हवाले से दोनों देख लेते हैं कि चूँकि आज हज़रत अली की शहादत के हवाले से, तो इसमें बस मैं ये बात कहना चाहूँगा कि देखो कि हज़रत अली का एक जुमला है और वो आप फरमा रहे हैं कि फ़ुज़्तु बिरब्बिल काबा, कि रब काबा की कसम के मैं कामयाब हो गया। तो यकीनन आप भी यही सवाल कर रही हैं कि ये कैसे पता लगे हमें कि हमारी इबादत कबूल हो गई और हमारी जो है वो क्या है, रात भर शब क़द्र जो है हमने गोया उसको क़द्र के साथ मना लिया या उसको अपना लिया। ठीक है, तो बात यह है कि जब भी इंसान इबादत करता है और उसका राब्ता उस्तवार हो जाए, लक़लक़े लिसानी नहीं, एक मरतबा वाक़ियन मैं जानबूझ करके रोने के अपना होलिया बनाता हूँ, रोता हूँ, अपने आप को ख़ुद रुलाता हूँ, वो और चीज़ है। एक मरतबा ख़ुद ब खुद खौफ खुदा से आँखों में आंसू का आ जाना, या आपके जिस्म का एक मरतबा कपकपाना, या यूँ कहिए कि आपको एक एहसास महसूस होना कि गोया कि किसी से आपका कोई रिश्ता जुड़ा है, वही घड़ी होती है समझ लीजिए कि आपकी कबूलियत की। और शब क़द्र के हवाले से चूँकि बात हो रही थी तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि देखिए, खुदावंद आलम ने इस शब क़द्र को इंसान के लिए क़द्र वाली जो रात बनाई है, तो इसी सूरह में सूरह इन्ना अंज़लना में इरशाद हो रहा है ना कि वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। और वहाँ से आके आखिर में आकर के एक जुमला है कि क्या है, हत्ता मतलाइल फ़ज्र। ये तनज़्ज़ुलुल मलाइका कब तक होते हैं? मलाइका का नुज़ूल होता है
ये कब तक नुज़ूल होता रहता है? हत्ता मतलाइल फाजर। कब तक नाजिल होंगे मलाइका? परवरदिगार ये रात में नाजिल हो रहे हैं फरिश्ते, दिन के उजाले में क्यों नहीं आ रहे? तो जिसका जवाब मैंने जो अपने तौर पे तलाश किया है कि बात यह है कि जब तक इंसानियत की तारीकी है तो खुदा फरिश्तों को, फरिश्ते तो 24 घंटे आते हैं, हर कदम पे आते हैं, आप हर नेकी करते हैं, आप एक मोमिन के लिए मुस्कुराते हैं, आप एक किसी के लिए सदका करते हैं, और सदका यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि आज की इबादत जो है वो 80 साल से ज़्यादा की हो जाती है, तो यकीनन ये 80 साल का सदका आप दे देते हैं। एक कॉलर हमारे साथ, उनका भी सवाल सुन लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहबा कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। जी फरमाइए। ये न्यूज़ से बात कर रहे हैं जी, डॉन न्यूज़ से बात कर रहे हैं। क्या आपका कोई सवाल है हमारे लिए? हाँ जी, मैंने मौलाना से कोई सवाल पूछना था। जी फरमाइए। हाँ जी, मैंने ये पूछना था कि मेरे घर में ना ये मतलब कोई भी जो काम करती ना बड़ी परेशानी है। मेरे हस्बैंड फोत हुए हैं, 4 माह हो गए हैं जी, लेकिन जो फोत होने के बाद ना घर में बहुत परेशानी अजीब सा हो गया कि कोई पैसा भी कहीं से नहीं आ रहा, क्योंकि बस परेशान बहुत हूँ मैं। आपका सवाल बीबी इस हवाले से क्या है? जी, आपका सवाल एग्जैक्टली इस हवाले से क्या है? मेरा सवाल यही है कि मैं हर वक्त परेशान बहुत रहती हूँ, मुझे सुकून नहीं आता इससे। ठीक है जी, सुकून कल्ब के हवाले से आपका सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अलामा साहब की बात को भी मुकम्मल करेंगे। और जैसा कि हमारी बहन ने सवाल किया कि उनको बेसुकूनी की सी कैफियत है, मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग इससे रिलेट कर सकते हैं। इसके हवाले से दीन हमारे लिए क्या कहता है ये भी हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान। एक कॉलर भी हमारे साथ हैं, आइए उनकी बात सुनते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? मैं आबदा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी आबदा, कोई सवाल है आपके पास हमारे लिए? जी मैम, मेरा एक क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले मैं 1 मिनट आपसे बात कर सकती हूँ? जी जी बिल्कुल मैम, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। थैंक यू सो मच आबदा। मैम, क्या ऐसा हो सकता है मैम आप मुझे अपने शो पे बुला लें या एक दफ़ा मुझसे मिल लें? मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट कॉम्प्लीमेंट। आप मुझसे रब्ता कर सकती हैं ऑन फेसबुक ऑन माई पेज, लेकिन अभी अगर आप अपना सवाल दें क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। ठीक है, मेरा उलमा कराम से ये सवाल है कि अगर कोशिश करने के बावजूद जिन बेटियों की शादी नहीं हो पाती तो उनको क्या करना चाहिए? बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। ये सवाल मुफ्ती साहब अगर पहले, बल्कि अल्लामा साहब अगर आप इसका जवाब पहले देना चाहें, आपकी बात भी थोड़ी सी नामुकम्मल रह गई थी। जी बस हम एक तो वही बात कर रहे थे, पहले उस बात को ही मुकम्मल कर लेते हैं कि सारी रात खुदावंद आलम जो है ना वो सोई भी इंसानियत को जगाने के लिए फ़रिश्तों का नुज़ूल करता रहता है। फ़रिश्ते आते रहते हैं, कहाँ तक आते रहते हैं? आयत कह रही है कि हत्ता मतलाइल फ़ज्र, यानी जब फ़ज्र जब तक हो जाए। तो बस मैं यहाँ ये कहता हूँ कि यही इसी आयत से, और हम लैलतुल क़द्र को मनाते हैं, यही है क़द्र, यही क़द्र है कि हमें मदद उस वक्त तक चाहिए है फ़रिश्तों की कि जब तक क्या है कि इंसानियत अभी खोई भी है, अभी अपना रास्ता भूल गई है। ये शब क़द्र में नमाज़ें, यकीनन इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है कि नमाज की बेहद अहमियत है, रोज़े की, तिलावत की, लेकिन तफक्कुर और किस लिए? मिल्लत इस्लामिया के लिए आज की रात में, ये शब-ए क़द्र में ये फ़जीलत चूँकि जिन हस्तियों को मिली है वो अपनी जन्नत बनाने की वजह से नहीं मिली है, बल्कि जब वो दूसरों के लिए जन्नत के असबाब फराहम करते हैं माशरे में, तो खुदा उन्हें साहिब जन्नत बना देता है, बल्कि जन्नतों का सरदार बना देता है। हज़रत अली की ज़ात, जैसे मैंने अर्ज़ किया था अभी, कि उनका भी यही मसला था कि उन्होंने कभी भी एक लम्हे के लिए भी
अपने लिए कुछ नहीं सोचा, बेशक, बल्कि हमेशा क्या है मिल्लत इस्लामिया की फ़िक्र में रहे कि किस तरीके से उसको फ़ायदा पहुँचाए। तो मैं यहाँ कहूँगा कि जब हम अगर अपनी जहालत को दूर कर लें, अपनी बुराइयों को दूर कर लें, उनसे तौबा कर लें, तो फिर फजर हो जाती है। और जब फजर हो जाती है जिसकी, तो वो उस्ताद मलाइका होता है, फिर मलाइका उसकी उस्तादी नहीं करते। अल्लामा साहब, आपने जैसा जिक्र किया, मुफ्ती साहब दोनों सवालों की तरफ आना चाहेंगे। मैंने सवाल किया शादी के हवाले से भी, और उससे पहले सवाल था बेसुकूनी के हवाले से। देखिए, जहनी परेशानियाँ तो मुख्तलिफ़ अनवा की होती हैं। उसमें सबसे अहम यह है कि अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहें, नमाज़ों की पाबंदी करें और दुआ की कसरत करें। अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको आसानी अता फ़रमाएगा। और या राफ़िऊ अल्लाह का एक सिफ़ाती नाम है, अगर आप ये कसरत से पढ़ें, जिन बहन ने कॉल की थी शौहर के इंतकाल की वजह से परेशान हैं माजी में, तो या राफ़िऊ कसरत के साथ पढ़ें तो इंशाअल्लाहुल जलील इत्मीनान क़ल्बी भी हासिल होगा और अपने मामलात में सुकून भी पाएंगी। ये जो बहन ने कॉल की कि बच्चियों के रिश्ते की वजह से परेशान है, बिलयकीन हमारी लाखों बहनें घरों में इंतज़ार रिश्ता में हैं और ये एक बहुत बड़ा मसला है दौर हाजिर का, और उसके कुछ खारजी भी असबाब हैं, उसे तो एज़ अ मौजू कभी डिस्कस किया जा सकता है। सब्र के अलावा कोई चारा नहीं है। सब्र करें, अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। और सूरह कौसर आखिरी पारे में है, इन्ना आतोइना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। तो जिन बहनों का रिश्ता ना हो रहा हो तो ये एक मुजर्रब वजीफ़ा है, रात सोने से पहले 101 मरतबा 101 ये पढ़ना है आपने। थोड़ा सा टाइम लगता है, और अल्लाह के हुजूर दुआ करनी है कि मौला करीम अच्छा रिश्ता अता फ़रमा। तो इंशाअल्लाहुल जलील इसकी बरकत से अल्लाह ताला अच्छे रिश्ते अता फ़रमाएगा। लेकिन हमें भी असबाब को देखना चाहिए कि बाज़ औक़ात बिला वजह या कुछ ऐसे मयारात हम बना लेते हैं कि वक्त पर रिश्तों को भगा देते हैं और बाद में ख़ुद बैठे रो रहे होते हैं। तो उन गलतियों पर भी थोड़ी निगाह रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बहरहाल एक और कॉलर हमारे साथ हैं, मुफ्ती साहब उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रही हैं? मैं शहर बानो गुजरावाला से बात कर रही हूँ। जी, क्या कहना चाहेंगी? मैं कहना चाहती हूँ कि मेरा छोटा भाई है मोहम्मद अली, ठीक है, वो रोजा रखना चाहता है और उनसे रखने नहीं देते। वो 10 साल का है। ओके, तो कितने साल की उम्र पर कितनी साल के बच्चे पर रोजा फर्ज है? चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस कॉल का। हम अभी पूछ लेते हैं आपके लिए, अल्लामा साहब कितनी एज में रोज़ा रखना फ़र्ज़ हो जाता है? देखिए, बच्चियों के हवाले से तो 9 साल की उम्र है कि 9 साल के बाद से बच्चियों पर वाजिबात आ जाते हैं, यानी चाहे वो नमाज हो कि रोज़ा हो, दीगर जो भी वाजिबात की इबादतें हैं वो सारी उनके ऊपर मुंतकिल हो जाती हैं। और जवानों के हवाले से, लड़कों के हवाले से 15 साल की उम्र है। 15 साल के जब वो हो जाएंगे तो वो बालिग कहलाएंगे, यानी लड़की जो है वो 9 साल में बालिग हो जाती है, लड़का जो है वो 15 साल में बालिग होता है। अलबत्ता अहनाफ के यहाँ थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन मुस्तहब रोज़ा तो बहरहाल आप दिन में कितनी मरतबा चाहें तो बिल्कुल आपको कोई रोक टोक नहीं है। आप हर 2 मिनट पे रोज़ा शुरू करें नफली। अभी मुफ्ती साहब बता देंगे इंशाल्लाह, थोड़ी देर के बाद आप फ्रिज में रख दीजिए, फिर उसको खोल लीजिए। तो वो 9 साल से पहले अगर बच्चियाँ कर रही हैं और बच्चे करें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हाँ, तशवीक़ के लिए यकीनन सुबह सहरी में उठें, आप सहरी करें, बच्चे करें, एक माहौल क्रिएट होता है उनके जहन में। जैसे और छोटे बच्चों के लिए अक्सर जैसे कहा जाता है कि बेशक वो अगर सहरी में और इफ्तारी में आपके साथ हैं तो बस उनका रोज़ा हो गया, वही हो गया, बस वही आपके घर के लिए खैर। आप कुछ इसमें मज़ीद वजाहत करना? हमारे यहाँ रोज़ा फ़र्ज़ होने के लिए बुलूगत शर्त है, लेकिन नाबालिग को भी फुक़हाए किराम ने फरमाया है कि रोज़ा रखवाया जाए, क्योंकि बचपन से आदत होती है तो बालिग होने के बाद रखते हैं। आज हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं वो नहीं रख पाते और पूछा जाता है क्यों शुरू से ही नहीं रखा। 10 साल की उम्र हमारे फुक़हा ने लिखी है कि जब बच्चा 10 साल की उम्र में बच्चा या बच्ची पहुँच जाए तो उसे रोज़ा रखवाया जाए। लेकिन ये याद रखें कि नमाज का हुक्म 7 साल की उम्र से पढ़वाई जाए। नमाज अगर वो तोड़ दे तो उसकी क़ज़ा करवाई जाएगी नाबालिग से भी, लेकिन रोज़ा अगर नाबालिग तोड़ दे तो फ़ुक़हाए किराम फरमाते हैं कि उससे क़ज़ा नहीं करवाई जाएगी। तो अगर जैसे हमारे यहाँ एक रवाज होता है कि 7-8 साल, लेकिन 10 साल की उम्र में जैसे आपने कहा कि शुरुआत करें, तो क्या बच्चे 30 रोज़े पूरे रखें या जब तो जस्ट 1 और 2 या यानी कुल महीने में मिला के 4 रोज़े रख लिए एवरी संडे, जो आसान हो, क्योंकि उन पर फ़र्ज़ नहीं है, उनके ऊपर बार ना डाला। अभी मुझे शाम में एक कॉल आई
4 साल की बेटी है, कहा मेरी बेटी अभी 5 बजे उठी है, आज की बात बता रहा हूँ, तो अभी तक उसने कुछ खाया नहीं है, तो क्या मैं इफ्तार तक उसे रोज़ा रखवा सकता हूँ? तो मैंने कहा 4 साल की बच्ची। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। इस तरह के बहुत सारे सवालात आपके जहन में होते हैं और इसीलिए इस सेगमेंट में आपकी कॉल्स, आपके सवालात को हम शामिल करते हैं। चलते चलते इतना ही कहना चाहेंगे कि हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी शाम 6 बजे। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।